भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आपका भी रंजीत कुमार मिश्रा जी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, सीधा सवाल बिना घुमाए फिराए मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी से एक जिसे कहते हैं ना कि सेफ डोर, मतलब वो रास्ता तलाश रही है क्या इस तरह की? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बात कही है उसके आलोक में भी क्या अभी से कांग्रेस इसके लिए मूड बना रही है, एक रास्ता तैयार कर रही है कि अगर 2024 में किसी भी वजह से कामयाबी नहीं मिली तो कम से कम ये सारी बातें गिना देंगे? लालजी, शायद आपको याद होगा कि ये कहावत काफी मशहूर था 90 के दशक में, खाता न वही जो सीताराम जी कहे वही सही। ये तो बहुत उस समय तो जो केसरी कहे वही सही, उस समय भी यही बात होती थी कि कोई खाता वही नहीं है। जो सीताराम केसरी उस समय में ट्रेजरर हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने जो कहा वही खाता है, वही अकाउंट है। तो क्या कमोबेश कांग्रेस पार्टी का वही अकाउंट मैनेजमेंट है? तो आज देखिए, अजय माकन वहाँ कांग्रेस के ट्रेजरर हैं और उस बात को तो जवाब उनको देना चाहिए कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट जिसको कहते हो जी, उस मैनेजमेंट में आपका ऐसा क्या ऐसा था कि 2021 का इनकम टैक्स का ये नोटिस था और उस नोटिस को आपने कभी संज्ञान में नहीं लिया। और जब ट्रिब्यूनल में उस चीज़ का फैसला, आपको कम से कम 3 अकाउंट जो यूथ कांग्रेस के और 1-2 अकाउंट को आपको फ्रीज करने की बात हुई, तब आप ये मीडिया में सीधे लेके आए कि बीजेपी ने हमारा ये सारे अकाउंट फ्रीज करवा रहा है। ये एक ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल का, जब कई ट्रिब्यूनल को हम जानते हैं कि एक स्वायत्त संस्था होती है सारी चीज़ें के लिए, चाहे जितने भी ट्रिब्यूनल है देश में, आप सीधा उसको बीजेपी के लेके आ गए। और जब आपको ट्रिब्यूनल से ये नहीं राहत मिली तो आप फिर हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 साल से आप क्या कर रहे थे, आप सोए हुए थे क्या? तो अब जब इस चीज़ की, आप एक हाई कोर्ट में भी है, पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जो उनके कुछ अकाउंट 1-2 अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष ये पैसा न होने का रोना रो रहे हैं और एक इमोशनल एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए लोगों को बता रहे हैं कि ये बीजेपी का जो संविधान को बचाने के लिए जो हम सामने आए हैं उसके खिलाफ में आप उसको सपोर्ट कीजिए, उस तरह से आगे बात करते हुए वो अपने सीट के लिए भी बोलते हैं पब्लिक को कि भाई हम उस सीट में हम जीत नहीं पाए पिछली बार, इस बार आप जिताइए। इंटरेस्टिंग ये है कि इस बार वो अपने दामाद को वहाँ खड़ा करना चाह रहे हैं। ये अलग कहानी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से आप एक माहौल बनाते हैं, भ्रम की स्थिति बनाते हैं, आज ही भारत जोड़ो यात्रा में देखिए राहुल गांधी खुद ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं पब्लिक से, उसमें ईवीएम फेक पे नारे लगवा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन आपको ये बता रहा है कि आप बॉस सीरियस नहीं है। जो मिशन 2024 के लिए आप निकले थे, आज से 1 साल पहले जो आप तैयारी कर रहे थे, 28 दलों के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ आप हाथ में हाथ मिला रहे थे और लग रहा था कि देश में एक बड़ा माहौल बना जी। और ये माहौल बनाते बनाते आज अगर आप इस चार्जशीट पे आ गए और आप अगर आरोप पे सिर्फ आरोप लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप एक सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, चाहे वो सीए का मामला हो, आईटी का मामला हो, चाहे वो ईडी और सीबीआई का मामला। ठीक है, मैं जयराम विप्लव जी के पास आऊं उससे पहले मैं जाना चाहूंगा प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रा जी के पास। प्रोफेसर मिश्रा, सीधा सा सवाल, वही वाली बात कि देखिए ये कब पता चला कि इस तरह की कोई खाते में, क्योंकि ये 2021 का मामला है, 2024 में आकर के इसको आप मुद्दा बनाते हैं जबकि तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। आप अदालत गए भी, अदालत से आपको जो बातें कही गई वो भी सबके सामने है। तो सवाल ये है कि क्या, सीधा सवाल यही कि एक और रास्ता तलाश रहे हैं क्या? चुनाव अगर मान लीजिए लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ लड़िए, लेकिन इन सब बातों को लेकर के क्या अभी से कोई तैयारी चल रही है कि अगर सफलता नहीं मिली तो ये सब बातें गिना देंगे? देखिए, आपने तो पहले सवाल करने के पहले ही इतने निर्णय सुना दिए कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये निर्णय नहीं, चर्चा है। और पहले ही आप लोगों ने निर्णय सुना दिया। ये निर्णय नहीं, चर्चा है। नहीं, ठीक है, इस चर्चा में आप भी शामिल हैं, आपके पास भी पूरा मौका है, पूरी बात रखिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, नहीं, और जजमेंट तो सुनने की आदत है हमें, इसलिए कोई बात नहीं।
देखिए, जैसे कि हमारे आदरणीय नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा जी। कि लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए हमारी पार्टी का फ्रीज किया गया, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ यूथ कांग्रेस का अलग अकाउंट है, महिला कांग्रेस का है, दिल्ली कांग्रेस का है, एआईसीसी का अपना अकाउंट है। तो अगर आप चुनाव के समय में इस तरह के अकाउंट को फ्रीज कर देंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ती हो वो आखिर कैसे चुनाव लड़ेगी? तो ये इस तरह का चुनाव क्या निष्पक्ष चुनाव होगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। दूसरा, हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित किया, और फिर उसके बाद जब उनको निर्देश मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि आप उसको पूरी तरह से चुनाव आयोग को सौंपे, तो सारी जानकारी तैयार थी, फिर सरकार क्यों छुपाना चाह रही थी? फिर यो क्यों कहा गया कि हमें 4 महीने का वक्त चाहिए? और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सख्त हुई तो उसको आई थी कि हम स्विस बैंक में जो काला धन है वो लाएंगे, और जो यहाँ का सफेद धन है उसके आंकड़े को भी छुपाने में लगी रही है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा हूँ। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोगों ने अलग से काफी चर्चा की है, लेकिन सवाल यही उठता है, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप असंवैधानिक कह रहे हैं वही इलेक्टोरल बॉन्ड आपने भी लिया है ना, कांग्रेस पार्टी ने भी वही असंवैधानिक बॉन्ड लिया था ना। मैं वही कह रहा हूं कि उसमें कभी आंकड़े भी आप देखिए कि 57% केवल बीजेपी को मिलती है, क्योंकि आप राजनीति भी देख लीजिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसी हिसाब से आप जानते हैं चंदा उसी हिसाब से दिया जाता है। हमारे टेलीविजन में भी कहा जाता है जिसकी टीआरपी ज्यादा उसको ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। नहीं, अगर ऐसी ही पारदर्शिता की बात थी तो फिर सरकार आंकड़े को क्यों छुपाना चाह रही है? सरकार नहीं, एसबीआई ने डेटा दे दिया है। आज 15 मार्च है ना, आज चुनाव आयोग के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा सब कुछ। यही मैं कह रहा हूं, तो आखिर 4 महीने का वक्त क्यों मांगा जा रहा था? उस समय मैचिंग की बात थी, उस समय मैचिंग की बात, एसबीआई ने मैचिंग का तर्क देकर कहा था कि मुझे मैचिंग करने के लिए चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको मैचिंग कराने की जरूरत नहीं है, तो हो गया, डेटा दे दिया उन्होंने। खैर वो तो एसबीआई की बात है। जो सरकार स्विस बैंक के काले धन पे बात कर रही थी, वो भारत के सरकारी बैंक के आंकड़े को भी छुपाने में लग गई। तो ये कहां का लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को 57% चंदा मिल रहा है, वहां दूसरे को 9% मिल रहा है। एक बात और वो भी जो 9% मिल रहा है, ये आप अकाउंटेड चंदा की बात कर रहे हैं, अनअकाउंटेड चंदा की भी बात कर लीजिए कि किस पार्टी को कितना % मिलता है और उसमें कौन सी पार्टी आगे। खैर आज हमारी बहस का विषय वो नहीं है। मैं लौटता हूं आपके पास और मैं सीधा आपकी चिंता को जयराम विप्लव को ट्रांसफर करता हूं। जयराम जी, क्या आप इनकी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, इनके फंड को रोक करके, इनके फंड को फ्रीज करवा करके? सीधा आरोप आपके ऊपर है, इसलिए आप ही जवाब दीजिए। देखिए, इनके एक साथी हैं इंडिया अलायंस में जो अरविंद केजरीवाल, उनका एक बहुत प्रिय खेल है जो शायद अब राहुल गांधी और उनकी टीम भी उसको सीखने में। आप हिट एंड रन की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑड इवन की मैं बात कर रहा हूं। ऑड डे में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अच्छा होता है और इवेंट डेज में वो खराब हो जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इनको सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सब में आस्था है, लेकिन वही कोर्ट जब इनको फटकार लगाते हुए इस मामले में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनको पूछता है कि आपने इनकम टैक्स के चीजों का उत्तर क्यों नहीं दिया और 3 साल तक आप कहां सोए हुए थे? इतनी बड़ी लापरवाही क्या केवल इसीलिए की गई कि अगली जो ये जो 14वीं बार राहुल गांधी के रिलॉन्च का प्रोग्राम है वो जब फेल हो जाए तो एक अच्छा खासा बहाना आप बना सके जनता के सामने कि साहब हमारे पास तो बड़ी पैसों की कमी हो गई थी, फंड की दिक्कत थी। दूसरा, कोई भी पार्टी, यानी आप किसी भी तरह से इनको परेशान नहीं कर रहे हैं, इनके अकाउंट पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है, ये बिल्कुल आप साफ कर रहे हैं। मैं तो केवल फैक्ट्स की बातें कर रहा हूं। ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है, कोर्ट के समकक्ष होता है, स्वतंत्र संस्था स्वायत्त होती है, ये सब कोई जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एसबीआई ने जो कुछ कहा वो भी एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार ने कोई उस पर वक्तव्य नहीं दिया। तो जो बातें हम रख रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर हैं। आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पर्सनल अकाउंट और पर्सनल मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा है। एक नेहरू परिवार जो पिछले 3 पीढ़ियों से किसी भी काम की जानकारी वो जनता को नहीं दे पा रहे हैं कि वो कौन सा व्यवसाय करते हैं,
लेकिन उनका जीवन सब कुछ ठीक चल रहा है। वो 4,000 रुपये जो राहुल गांधी ने निकाले थे नोटबंदी के टाइम पे, 3 साल से उसी में खर्चा चल रहा है। तो पर्सनल फंड की मैनेजमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी की मैनेजमेंट ये अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उसी दीनदयाल उपाध्याय पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है, इनका भी एक आलीशान कार्यालय भाजपा कार्यालय से भी बड़ा बनकर तैयार है। अब वो उसके गृह प्रवेश का तिथि तय नहीं कर पा रहे, वहां पर उनको कार्यकर्ता बिठाने के लिए नहीं मिल रहे, वहां पर मैनेजमेंट का काम नहीं कर पा रहे, तो दोषी हम नहीं है। यानी आपका कहना है कि भाई इनके प्रॉब्लम इनके मैनेजमेंट में है, प्रॉब्लम इनके मैनेजमेंट है। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी। जो तर्क प्रोफेसर मिश्रा दे रहे हैं, प्रोफेसर मिश्रा ने जो बातें की, आपको लगता है कि यही बातें, अगर इसमें दम है, इन्हीं बातों को लेकर अदालत जाया जा सकता है? गए भी होंगे दिल्ली हाईकोर्ट, जब गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने जब बात की तो जरूर कांग्रेस इन फैक्ट्स को, इन बातों को लेकर गई होगी जो तर्क आज हमारे प्रोफेसर मिश्रा दे रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये मोटे तौर पर एक, जिसे कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं देखिए, मैं, आपने बहुत सही कहा था प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा ये भी आप देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पार्लियामेंट से बना हुआ कानून था, और उस समय में ये था कि चुनाव में जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। हमसे शायद वो बेहतर जानते होंगे, पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनकी पार्टी के लोग भी उस समय में अपनी सहमति उसमें दिखाई थी। ऐसा नहीं होगा कि उनके पार्टी ने वर्कआउट किया था कि भाई ये बात गलत हो रही है। हर पार्टी को ये जो था कि एक उसको ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की गई थी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ये तभी आएगी जब कोई इंडस्ट्रीज है या कोई भी लोग जो चंदा दे रहे हैं उन पे दूसरी पार्टियों में ये नहीं लगना चाहिए कि कल के पार्ट दूसरे लगेगा कि उन्होंने इस पार्टी को इतना फंड दिया और कोई बदले की कार्रवाई करे। ये उसमें खास आपको समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने पार्लियामेंट के पटल पे ये सारी बातें रखी थी, उनको भी शायद याद होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात तो ये है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड में उनको भी मुझे लगता है कि 1130 करोड़ रुपए मिला है। जिस बात की जानकारी इन्होंने पार्टी की तरफ से भी दी थी, इलेक्टोरल बॉन्ड में है। 1130 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी को मिली है उस बॉन्ड से, अगर ट्रांसपेरेंसी वो चाहते हैं, उनको तो मालूम है कि किन लोगों ने इनको दिया है, वही पहले सार्वजनिक कर ले। क्यों वो सुप्रीम कोर्ट गए थे नाम बताने के लिए, और क्यों एसबीआई पे ये दबाव डाल रहे थे, वो खुद बता सकते हैं। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों को बताएं कि देखिए फला फला कंपनी ने मुझे इतने पैसे दिया है। तो ये व्यवस्था तो जयराम जी के पार्टी पे भी होगी कि अगले दिन उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये पार्टी ने हमें भी दी है। तो ये जो गिमिक है, आप जो पॉलिटिकल एक बनाते हैं उस चीज को, मुद्दे गढ़ते रहते हैं रोज, इसके कारण आप एक फहरिस्त तो बनाते हैं जी, लेकिन आप जमीन पर जब आप लोगों के बीच ले जाते हैं तो बात नहीं टिकती है। ठीक है। जैसे आप 2019 में भी इसी तरह के चार्जशीट में पहला चार्जशीट आपने लाया था चौकीदार चोर करके, और उसका नतीजा आपने देखा कि क्या कर गया था। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपका ग्राउंड कनेक्ट बिल्कुल नहीं है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, मैं रजनी जी को पूछूं कि एक दौर का तो भारत जोड़ो यात्रा हो गया खत्म, उस पर 74 करोड़ रुपए खर्च हुए, पार्टी ने अपनी जानकारी में बताया जी। तो 74 करोड़ रुपए पार्टी का जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पे खर्चा हुआ, अब इस बार का अगर मिला लें तो 200 करोड़ रुपया दोनों यात्रा पे उनका लगभग खर्च है जी। लेकिन इस 200 करोड़ रुपए भारत जोड़ो यात्रा खर्च करके उन्होंने जनता के बीच जाके क्या खोजा भारत में, क्या भारत के लिए दिया? सिर्फ आरोप। और आज अगर वो महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो इस बात को, उस भारत जोड़ो यात्रा से क्या लेना देना होता है, और किस तरह से वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस को ही अगर एक तरह से अपने भाषण में अपनी चीजों में रखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आप बताइए ये काम तो 10 जनपद से भी वो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे। मैं प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर मिश्रा, जो बातें अभी आ रही हैं, देखिए, चाहे आप ये अकाउंट की बात उठाएं, ईवीएम की बात उठाएं, ईवीएम की जब कोई भी बात उठाता है ना, तो ये सबसे पहले बात ये होती है, शायद लोग जो हैं इन मुद्दों को सुन करके ना थक चुके हैं, क्योंकि उसी ईवीएम से जब चुनाव होता है तो आप हिस्सा भी लेते हैं, आप कर्नाटक में, तेलंगाना में सरकार भी बनाते हैं, हिमाचल में सरकार भी बनाते हैं, फिर जो है राहुल गांधी उसी ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। बात यहाँ पर यह है कि इस समय जब चुनाव सिर पर है, कांग्रेस का अपना इंडी गठबंधन का पूरा जो फॉर्मूला होना चाहिए था सीट शेयरिंग का, अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ाने का, उस पर बात नहीं हो रही है। उस पर जो है कांग्रेस को बढ़ना चाहिए था। एक प्रमुख विपक्षी पार्टी को कोई भी लोकतंत्र में यह देखना चाहेगा कि वो एकदम गंभीरता से, मजबूती के साथ चुनाव लड़े,
लेकिन वो शायद नहीं हो पा रहा है और ये सब बातें हो रही हैं। प्रोफेसर मिश्रा, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है और अभी विनोद जी कह रहे थे नैरेटिव सेट करने की बात, तो नैरेटिव तो देश की समस्याओं से सेट होता है। अभी किसान हमारे आज भी दिल्ली में है, पता होगा आप लोगों को। ये अलग बात है कि आप लोग दिखाते नहीं है उन खबरों को आजकल, लेकिन ये देखिए कि किसान महीनों तक दिखाते हैं, हम लोग खबर भी दिखाते हैं, चर्चा भी करते हैं उस पर। नहीं, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई और इस सरकार ने सुध नहीं ली और अंत में उन तीनों काले कानूनों को निरस्त करना पड़ा। तो ये 700 का आंकड़ा कहां से आया? बेटी पढ़ाओ और भारत की बेटियां अपना मेडल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के आगे फेंकने को विवश हो गई, वो मुद्दा इनको नहीं लगता है। इनको ये मुद्दा नहीं लगता है कि अगर 60,000 का पद निकलता है उत्तर प्रदेश में तो 50 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं। और मैं आपको विनोद जी की तरफ से जवाब दे देता हूं कि जितने मुद्दों का आपने जिक्र किया है, हमने सारे मुद्दों पर चर्चा की है। यह बात अलग है कि आज की चर्चा का मुद्दा अलग है। मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी देता हूं। करने के लिए कांग्रेस को इस अकाउंट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये देश के सामने रखा गया है। देखिए प्रोफेसर मिश्रा, बात करने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कुछ कह रहे हैं तो हमारे लिए वो एक गंभीर बात है, इसीलिए बात करने की जरूरत महसूस हुई। यही मैं कह रहा हूं कि ये गंभीर विषय इसलिए भी है कि भारत। प्रोफेसर मिश्रा, बात पूरी कीजिए। लगता है फिलहाल उनका कुछ तकनीकी समस्या आई, फिर उनसे हम जरूर जुड़ेंगे। इस बीच जयराम विप्लव जी हाथ उठा रहे थे। जयराम विप्लव जी, आप जो बातें कह रहे हैं प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्रा जी, उसको लेकर के जो भी आरोप वो लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या उस पर सफाई देना चाहती है, क्या पक्ष देना चाहती है? आप रखिए बात। देखिए, एक सबसे बार बार मैं ये चीज देखता हूं कि डिबेट में जब प्रवक्ता हमारे साथ होते हैं तो वो बहुत अच्छा गुड़ बनाने का प्रयास करते हैं, गुड़ बनाते हैं, मिठास लाते हैं, मुद्दों की बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके नेता जब मंचों पर होते हैं, रैलियों को संबोधित करते हैं, यात्राओं में जाते हैं, इन मुद्दों की एक बार चर्चा करते हैं क्या? वहां पर वो सनातन विरोध की बात करते हैं, वहां वो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विरोध की बात करते हैं, वहां ईवीएम को गलत ठहराने की बात करते हैं, वहां वो जाति, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, भारत को टुकड़ों में बांटने की बात करते हैं। ये राजा के बयान को मैं लूं या राहुल गांधी के बयान को, राहुल गांधी यात्राओं में क्यों नहीं ये मुद्दे उठाते? सवाल तो यही है कि राहुल जब रैली करते हैं, महंगाई की बात करने लगते हैं, हिंदुत्व और आरएसएस की, तो समस्या राहुल गांधी के साथ है। अब उस समस्या का परिणाम क्या होता है? इन्होंने कहा कि 57% इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को ही क्यों मिला? अरे भैया, इसीलिए मिला कि अभी ताजा चुनाव लोकसभा का तो 2019 में पीछे हुआ है। उस चुनाव में 45% जनता ने मतदाता के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वोट दिया। आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपकी कई राज्यों में सरकारें भी हैं। और कांग्रेस पार्टी को महज 20% से भी कम वोट मिले। तो वोट भी जिनको मिल रहा है उन्हीं को जनता चंदा भी देगी, उन्हीं को बाकी लोग भी चंदा देंगे। और इस पारदर्शी सिस्टम के तहत आप सब लोग जुड़े थे ना, और अगर आज ये सिस्टम गलत माना जा रहा है, गलत, इस व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी 1000 करोड़ रुपए, मैंने ये बात कही, करोड़ रुपए हमने ये बात कही दीजिए ना। हाँ, आप जमा कर दीजिए रुपए। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा फिर से जुड़ गए। जुड़ना चाहते, हम ईवीएम के चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट मैंने बोला, मैंने ये बात खुद ही कही, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखे, लेकिन जो बातें जनरल हैं वो तो कोई भी बोल सकता है। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा फिर से जुड़ चुके हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं। प्रोफेसर रणजीत मिश्रा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ईवीएम पे तो इनके जो सर्वोच्च नेता थे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने तो पुस्तक लिख के ये कहा था कि 2009 में नहीं, जब दुनिया के विकसित देशों में ये नहीं चल पाया तो भारत में क्यों चल रहा है? उस पे कांग्रेस की तरफ से नहीं, इनके अपने जीवीएल नरसिम्हा ने किताब भी, पुस्तक भी लिखी थी। मैं एकदम बता रहा हूं ना, आपकी बातों के साथ ही बात मिला रहा हूं। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा, उसके बाद कितनी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, वीवीपैट का प्रावधान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी बार सुन चुका है, ये सब भी रखिए, पूरी बात रखिए।
देखिए पूरी बात में ये भी बात आपको बताना पड़ेगा हाँ। कि इंडिया अलायंस जब जब मुख्य चुनाव आयुक्त से समय मांगा वीवीपैट को लेकर, आज तक समय नहीं मिला, ये भी फैक्ट है। ठीक है ना। तो अगर आप निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो आपको विपक्षी गठबंधन को भी समय देना चाहिए, सुनना चाहिए। और ये तो चुनाव आयोग की बहुत स्वस्थ परंपरा रही है। तो आखिर अभी क्यों नहीं सुना जा रहा है? मैं ये कहूंगा कि अगर सवाल उठेंगे, अगर चुनाव आयोग ने, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। हाँ, कि अभी ये कह रहे थे बहुत पारदर्शिता की बात। अभी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में वो आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया ना, उसमें जो फैसला हुआ वो लागू हुआ ना, हो गया वो लागू। कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूं कि हमेशा दरवाजा खुला हुआ है प्रोफेसर मिश्रा। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर कोई आपत्ति है तो उसका समय, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ने समय नहीं दिया, मैं कह रहा हूं कि उसके लिए व्यवस्था है, आप वो रेमेडीज में जा सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पूरी व्यवस्था है, आप जाइए। आप कोई छोटी सी टिप्पणी विनोद जी करना चाह रहे हैं? विनोद जी। देखिए जयराम जी, मैं आपको पहले ही एक चीज के लिए आपसे आग्रह किया था कि सिर्फ नैरेटिव की से बात अगर बनती तो राहुल गांधी कब के पीएम बन गए। ठीक ठीक ठीक। काउंटर नैरेटिव के लिए आपके सामने में वो भी तर्क सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि जब चुनाव आयोग पे आप सीधे सीधे एक इंस्टीट्यूशन पे सवाल उठाते हैं, बिल्कुल, तो शायद आप इस बात को भूल जाते हैं कि चुनाव आयोग ने एक डेट दी थी सारे पॉलिटिकल पार्टियों को चैलेंज के लिए। हाँ हाँ, और वो चैलेंज था कि आप आओ और चुनाव आयोग के सामने हैक करके दिखाओ। अब क्या बात करते हैं इन सब चीजों को लेके? आप कह रहे हैं कि आज चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त समय नहीं दे रहा है। तो ये सब नैरेटिव्स देने के समय में आप जिस तरीके से एक भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, वो कम से कम आपको बीजेपी प्रवक्ता एक बेहतर जवाब। जयराम जी कुछ एक छोटी सी टिप्पणी करना चाह रहे हैं? मैं छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूं कि आज मोदी जी का दौर है, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि हम कानून और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारी सब है, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल, और उसको इसलिए ये नहीं चलेगा। बस 5 लाइन, 5 सेकंड, बस ये नहीं होता आज के दौर में कि बतौर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर शिकायत हो जाए, कोर्ट हमको खारिज कर दे और इंदिरा जी की तरह हम इमरजेंसी लागू कर दे। ठीक है, चलिए, अभी वो इमरजेंसी का दौर नहीं है और ये बात बिल्कुल सच है। आप भी कुछ एक लाइन जोड़ना चाहते हैं, जोड़ लीजिए प्रोफेसर मिश्रा। बस मैं ये कह रहा हूं कि लोकतंत्र का चीरहरण, चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, इंदिरा गांधी जी ने ये देखें, ये चीज जो है ना, एक दिन आप कहेंगे कि बिक गया, राज्यसभा सदस्य बनेगा, राज्यपाल बनेगा, दूसरे दिन कहेंगे वाह वाह जिंदाबाद। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं। संस्थाओं पर भरोसा रखिए, सब लोग मिलकर संस्थाओं पर भरोसा रखिए, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से समय की कमी है अभी, फिर हम लोग कभी चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयराम विप्लव जी जुड़ने के लिए, प्रोफेसर रणजीत मिश्रा जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आज की कुछ और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं।